नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 6 बाजार वाले पाठ में हम चर्चा करने जा रहे हैं एकाधिकार युक्त स्पर्धा। एकाधिकार युक्त स्पर्धा किसका उप प्रकार है वह आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हमने लास्ट के वीडियो में बाजार का वर्गीकरण देखा था तो बाजार के वर्गीकरण में दो प्रकार थे, पूर्ण स्पर्धा और अपूर्ण स्पर्धा। अपूर्ण स्पर्धा के अंदर तीन प्रकार, एकाधिकार, एकाधिकार युक्त स्पर्धा और अल्प हस्तक एकाधिकार। तो विद्यार्थी मित्रों, अपूर्ण स्पर्धा वाले प्रकार में हम उसके दूसरा प्रकार एकाधिकार युक्त स्पर्धा की चर्चा यहाँ पर आज करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बाजार की बात करें तो वास्तव में बाजार में ना तो पूर्ण स्पर्धा देखने को मिलती है और ना पूर्ण एकाधिकार देखने को मिलता है। हकीकत में दोनों का सहअस्तित्व पाया जाता है, थोड़ा पूर्ण स्पर्धा और थोड़ा एकाधिकार, अर्थात इन दोनों को मिला देने के बाद एकाधिकार युक्त स्पर्धा बनता है। मैं फिर से एक बार पुनरावर्तन करना चाहूँगा कि थोड़ा एकाधिकार और थोड़ा स्पर्धा, जिसे एकाधिकार युक्त स्पर्धा के नाम से जाना जाता है। आज के युग में एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार का अस्तित्व अधिक प्रमाण में देखने को मिलता है। यहाँ पर अब हम परिभाषा की चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिभाषा हम देखेंगे प्रोफेसर चेम्बरलिन के मतानुसार। प्रोफेसर चेम्बरलिन के मतानुसार पूर्ण स्पर्धा एवं पूर्ण एकाधिकार ना हो, पूर्ण स्पर्धा एवं पूर्ण एकाधिकार ना हो, परंतु दोनों का सहअस्तित्व हो, ना पूर्ण स्पर्धा हो ना पूर्ण एकाधिकार हो, दोनों का क्या हो, सहअस्तित्व हो, ऐसे बाजार को एकाधिकार युक्त बाजार कहते हैं। दूसरी परिभाषा है श्रीमती रॉबिन्सन के मतानुसार। तो श्रीमती रॉबिन्सन के मतानुसार यहाँ पर यदि प्रत्येक इकाई एकाधिकारी बनती हो, यदि प्रत्येक इकाई जो उद्योग जगत है उसमें अगर एकाधिकारी बनती हो और साथ साथ में वह स्पर्धा भी करती हो, कंपटीशन में भी हो, तो इस प्रकार बाजार की परिस्थिति को अपूर्ण प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी परिभाषा पूरी हो गई। अब हम लक्षण की बात करेंगे, एकाधिकार युक्त स्पर्धा के लक्षण। तो मैं पहले आपको बता दूं कि एकाधिकार युक्त स्पर्धा के कुल 6 लक्षण हैं। नंबर 1, असंख्य क्रेता एवं बड़ी संख्या में विक्रेता। नंबर 2, वस्तु भिन्नता। नंबर 3, इकाइयों का मुक्त आवागमन। नंबर 4, विक्रय खर्च। नंबर 5, कीमत के अतिरिक्त स्पर्धा। और नंबर 6, बाजार से संबंधित अधूरा ज्ञान। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कुल एकाधिकार युक्त स्पर्धा के 6 लक्षण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पहले लक्षण की चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्ण स्पर्धा में असंख्य उत्पादक, बहुत सारे असंख्य उत्पादक या विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में एक ही उत्पादक, एक ही विक्रेता होता है। ये जो पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार है उसमें असंख्य उत्पादक होते हैं, असंख्य विक्रेता होता है, जबकि एकाधिकार में सिर्फ एक उत्पादक और एक ही विक्रेता देखने को मिलते हैं। इसका मतलब एकाधिकार स्पर्धा में उत्पादक या विक्रेता बहुत कम या बहुत अधिक मात्रा, बहुत अधिक नहीं बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिससे एकाधिकार युक्त स्पर्धा में स्पर्धा का तत्व बड़े पैमाने पर होता है। जब क्रेताओं की संख्या इस बाजार में असंख्य होती है तो बाजार में व्यक्तिगत स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। कैसे, क्यों? इस प्रकार क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। जो क्रेता है, जो ग्राहक है, वह वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। मित्रों, दूसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, वस्तु भिन्नता। वस्तु भिन्नता अर्थात एक ही प्रकार की वस्तु
अन्य वस्तु से स्वरूप, गुणधर्म, गुणवत्ता में भिन्न दिखाई दे। वस्तु भिन्नता अर्थात एक ही प्रकार की वस्तु अन्य वस्तु से स्वरूप में, गुणधर्म, गुणवत्ता में क्या दिखाई दे, अलग दिखाई दे, भिन्न दिखाई दे। इस बाजार में उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वह समगुणधर्मी या एक समान ना होने से उसमें मामूली अंतर देखने को मिलता है। कैसा अंतर देखने को मिलता है? मामूली अंतर देखने को मिलता है। इस बाजार में वस्तुएं रूप में, रंग में, गंध में, कद में, स्वाद में, आकार में, वजन में और गुणवत्ता इत्यादि की दृष्टि से मामूली अंतर होने के कारण वे समगुणधर्मी या एक समान वस्तुएं नहीं बन पाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है। इसलिए वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से अलग रखने एवं विशिष्ट पहचान देने में वस्तु भिन्नता उपयोगी मानी जाती है। विद्यार्थी मित्रों, हम टीवी के अंदर प्रचार देखते हैं, एडवर्टाइज देखते हैं। अगर हम मोबाइल की बात करें तो हम सिर्फ 2 फोन की उदाहरण लेते हैं, ओप्पो और वीवो। ठीक है, दोनों फोन की कंपनियां अपने अपने तरीके से उसका प्रचार करती हैं, उसका एडवर्टाइज देती है। तो हम जो भी सेट खरीदते हैं और जो भी देखते हैं, दोनों में अंतर, अलगाव देखने को मिलता है। हर कंपनी अपनी वस्तु को श्रेष्ठ दर्शाने, बताने की पूरी कोशिश करती है। अगर हम साबुन का एडवर्टाइज देखते हैं तो साबुन में भी मान लो लाइफबॉय साबुन है, लक्स साबुन है या अन्य कोई भी प्रकार की कंपनी का साबुन है, तो वह कोई भी कंपनी दूसरी कंपनियों की तुलना में अपने साबुन को अधिक श्रेष्ठ बताने की कोशिश करती है। कुछ न कुछ उसके अंदर अलगाव दिखाने की कोशिश करती है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरे पॉइंट इकाइयों का मुक्त आवागमन की चर्चा करने जा रहे हैं। एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार में इकाइयों के मुक्त आवागमन का अर्थ होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में बिना नियंत्रण के इकाइयों का प्रवेश और निर्गमन होना। औद्योगिक क्षेत्र की जो भी इकाइयां हैं, उस क्षेत्र के अंदर कोई भी इकाई बिना नियंत्रण के आ सकती है और जा सकती है। ऐसा हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं। एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार में इकाइयों का मुक्त आवागमन सिर्फ अल्पकाल में ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति को, उद्योग जगत में इकाइयों को ऐसा लगता है कि अगर उसे मुनाफा हो रहा है तो वह आता है, लेकिन आने के बाद, उद्योग जगत में आने के बाद उसे जितना मुनाफा चाहिए था, जैसा मुनाफा चाहिए था, वो हो पाता नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है। एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार में इकाइयों का मुक्त आवागमन सिर्फ अल्पकाल में ही होता है, अर्थात जो इकाइयां अल्पकाल में उद्योग के लाभ द्वारा आकर्षित होकर प्रवेश करती हैं अथवा घाटा के कारण वो क्या करती हैं, वहाँ से निकल भी जाती है। इस तरह से जब कोई एक उद्योग असामान्य लाभ की स्थिति में लाभ से आकर्षित होकर इकाई मुक्त रूप से उद्योग में प्रवेश करती है और अगर उसे उसका विपरीत असर मिले, उसे घाटा की परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो वह व्यवसाय बंद करके क्या करता है, चला जाता है। तो इसमें दीर्घकाल की बात करेंगे। अल्पकाल में व्यापारी आता है और चला जाता है। वह दीर्घकाल में जब एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाला बाजार सामान्य लाभ की स्थिति हासिल करता है, तब इकाइयों का उद्योग जगत में क्या होता है, आवागमन अपने आप बंद हो जाता है। ऐसी परिस्थिति तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो उसे क्या करना पड़ेगा, लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। किसी भी उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को लेकर वह लंबे समय तक अगर वहां पर रुकता है तो उसे लाभ मिलता है, अन्यथा उसे घाटा ही उठाना पड़ सकता है। कैसे? क्योंकि जब उद्योग सामान्य लाभ की स्थिति पर पहुंचता है तब इकाइयों का ऐसे उद्योग जगत में प्रवेश हेतु कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। मतलब दूसरा कोई दूसरे उद्योग क्षेत्र में प्रवेश कर पाता नहीं है और करना भी चाहता नहीं है, क्योंकि बार बार वह अपनी इकाइयों में परिवर्तन करेगा, अपने व्यवसाय में परिवर्तन करेगा, तो वह लंबे समय तक टिक पाता नहीं है। और इकाइयां औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश क्या करती हैं,
बंद कर देती है। ठीक इसी प्रकार उद्योग में सामान्य लाभ की स्थिति पर कोई इकाई घाटा ना करती हो तो वह उद्योग छोड़कर नहीं जाती है, वहीं पर लंबे समय तक रहती है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम चौथे पॉइंट विक्रय खर्च की चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि विक्रय खर्च अर्थात वस्तु को बेचने के लिए किया गया खर्च, विक्रय खर्च अर्थात वस्तु को बेचने के लिए किया गया खर्च। विक्रय खर्च में वस्तु की आकर्षक एवं उपयोगी पैकिंग, वस्तु को कैसे आकर्षित करना है, उसकी पैकिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सारी चीजें, और साथ में परिवहन खर्च, विक्रय कर, थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी को चुकाई गई खास रकम, थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी को चुकाई गई खास रकम, शोरूम सेल्समैन के पीछे किया गया खर्च, जो शोरूम है और जो सेल्समैन उस वस्तु का प्रचार लोगों तक पहुंचाने का काम करता है के पीछे किया गया खर्च, विक्रय हेतु दी गई कीमत में कुछ छूट, इनाम, भेंट, पुरस्कार, सबसे महत्वपूर्ण विज्ञापन खर्च इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। अगर हम और गहराई से इसकी चर्चा करें तो एकाधिकार युक्त स्पर्धा में विक्रय खर्च का यह विशेष लक्षण है। यह लक्षण पूर्व स्पर्धा वाले बाजार में देखने को नहीं मिलता है। एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादकों और व्यापारियों की एक बड़ी संख्या के बीच स्पर्धा होने के कारण यह देखने को मिलता है। एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले इस बाजार में उत्पादकों एवं व्यापारियों की एक बड़ी संख्या के बीच स्पर्धा होने के कारण उत्पादक या व्यापारी ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विक्रय खर्च का उपयोग करते हैं ताकि ग्राहक उनकी तरफ क्या हो, आकर्षित हो। वास्तव में इस बाजार की वस्तुओं में पाई जाने वाली भिन्नता के कारण, अलगाव पाने के कारण, जैसे मैंने साबुन का उदाहरण दिया, मोबाइल का उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारी चीज वस्तुएं हैं, एक निश्चित पहचान मिलती है, विक्रय खर्च संभव होता है। ठीक है, तो इस तरह से मोबाइल का हम उदाहरण देखे और साबुन का हमने उदाहरण देखा। अलग अलग टीवी के अंदर हम अलग अलग चीज वस्तुओं का उदाहरण देखते हैं। हर कंपनी वाला सिर्फ अपनी वस्तु को बड़ा दिखाने की कोशिश, अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम पांचवें पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, कीमत के अतिरिक्त स्पर्धा। एकाधिकार युक्त स्पर्धा में कीमत स्पर्धा के साथ साथ बिना कीमत वाली स्पर्धा भी देखने को मिलती है। कीमत स्पर्धा के साथ साथ बिना कीमत वाली स्पर्धा भी देखने को मिलती है। इस बाजार के उत्पादक एवं विक्रेता वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए वस्तु की कीमत स्थिर रखकर वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन करके विज्ञापन के माध्यम से, विज्ञापन के द्वारा, उसकी मदद से क्रेताओं मतलब ग्राहकों को आकर्षित करने का पूरा प्रयास करते हैं। अंततः यह एक ऐसा बाजार है कि जहां पर नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करने वाली इकाइयां बड़ी संख्या में देखने को मिलती हैं। इसके उपरांत इन इकाइयों में विक्रय खर्च के माध्यम से वस्तु की एक अलग पहचान बनाकर एकाधिकार वाली स्थिति का निर्माण भी किया जाता है। ऐसे एकाधिकार की स्थिति रखने वाली इकाइयों के बीच स्पर्धा होती है, अर्थात एकाधिकार युक्त स्पर्धा का निर्माण देखने को। हम इस टॉपिक के छठे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, बाजार से संबंधित अधूरा ज्ञान। इस बाजार में वस्तु के विक्रेता और क्रेता, विक्रेता मतलब बेचने वाला, क्रेता मतलब खरीदने वाला, को बाजार से संबंधित संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। इस बाजार में नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं के गुणधर्म, नजदीकी प्रतिस्थापन के गुणधर्म एवं गुणवत्ता से अवगत नहीं होते, मतलब उसके बारे में उनको जानकारी होती नहीं है, जिससे इस प्रकार के बाजार में एक समान उपयोग में आने वाली नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत ऊंची अथवा नीची होती है। क्योंकि जो ग्राहक है, जो विक्रेता है, उसे बाजार से संबंधित सारी की सारी जानकारी ना होने के कारण वह वस्तु की कीमत अधिक भी चुकाता है अथवा कम। विक्रेता जो है वह वस्तु की कीमत को बढ़ाता भी है अथवा घटाता भी है, इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इस तरह से
इस बाजार में नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत एक समान नहीं देखने को मिलती। अंततः यह एक ऐसा बाजार है जहां पर नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन विक्रय करने वाली इकाइयां बड़ी संख्या में देखने को मिलती हैं और विक्रय खर्च के माध्यम से वस्तु की एक अलग पहचान बनाकर एकाधिकार वाली स्थिति का निर्माण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। एकाधिकार की स्थिति रखने वाली इकाइयों के बीच स्पर्धा होती है, अर्थात एकाधिकार युक्त स्पर्धा का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आज हमारा एकाधिकार युक्त स्पर्धा के लक्षण पूरे होते हैं। धन्यवाद।